अक्टूबर 1628 में एक व्यापारिक जहाज नीदरलैंड से सोना और रत्न लेकर रवाना हुआ, जिसका व्यापार इंडोनेशिया में मसालों के लिए किया जाना था। कप्तान को पता नहीं था कि यात्रा का खतरा उन तूफानों और उबड़-खाबड़ पानी से नहीं था जिनका वे सामना करेंगे, बल्कि जहाज के अंदर ही कुछ भयावह होने वाला था। अंत में इसका नतीजा यह हुआ कि 300 से ज्यादा यात्रियों में से ज्यादातर की जान चली गई, लेकिन उससे भी बदतर बचे हुए लोगों में से कई लोगों की लंबे समय तक पीड़ा। सितंबर 1629 में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तट से दूर हिंद महासागर में कप्तान फ्रांसिस्को पेल्सर्ट निराश हो रहे थे। एक महीने तक वह और उनका जहाज सारडम 122 द्वीपों की एक श्रृंखला में से एक खास द्वीपों की तलाश कर रहे थे, और दुर्भाग्य से उनमें से लगभग सभी द्वीप बिल्कुल एक जैसे दिख रहे थे। द्वीपों की इस श्रृंखला को हाउटमैन अब्रोल होस के नाम से जाना जाता है, और उनमें से अधिकांश क्षितिज पर रेत के कणों से ज्यादा कुछ नहीं है। फ्रांसिस्को बीकन द्वीप के नाम से जाने जाने वाले द्वीप की तलाश कर रहा था, लेकिन उस समय जहाज के नेविगेशन की सीमाओं के कारण वह देशांतर और अक्षांश की रेखाओं की सही पहचान नहीं कर सका। इसके बजाय चालक दल ने जहाज़ों को सही दिशा में मार्गदर्शन करने के लिए डेड रेकनिंग नामक एक विधि का उपयोग किया। यह तब होता है जब जहाज अपनी स्थिति का अनुमान लगाता है, फिर कुछ समय बाद प्रारंभिक अनुमान के आधार पर यह गणना करता है कि वे कहां जा रहे हैं। इस पद्धति के साथ समस्या यह है कि छोटी-छोटी त्रुटियां लंबी दूरी पर बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकती हैं। बस कुछ डिग्री का रास्ता भटकने से जहाज उस जगह से मीलों दूर हो सकता है जहां वह जाना चाहता है। वास्तव में एक समान परिदृश्य ने ही फ्रांसिस्को को पहली बार परेशानी में डाला था। इस खोज के हफ्तों के बाद सारडम चालक दल मूल रूप से बस उस क्षेत्र के चारों ओर बेतरतीब ढंग से गुजर रहा था जहां उन्हें लगा कि बीकन द्वीप स्थित है, और अधिकांश भाग के लिए वे केवल और अधिक महासागर ही खोज पाए, जब तक कि एक दिन फ्रांसिस्को ने आखिरकार दूरी में कुछ नहीं देखा। ऐसा लग रहा था कि सीधे सामने एक द्वीप से धुएं का गुबार उठ रहा था। फिर सारडम अपने रास्ते पर आगे बढ़ता रहा और लंगर डालने और एक छोटी नाव उतारने से पहले जितना संभव हो सके द्वीप के करीब पहुंच गया। जब वे किनारे पर पहुंचे तो फ्रांसिस्को को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि आसपास कोई नहीं था। वह धुएं का स्रोत भी नहीं देख पाया। फिर जब वह अपनी नाव में वापस जाने के लिए मुड़ा तो उसने देखा कि एक और छोटी नाव किनारे की ओर आ रही है। उसमें 4 आदमी पागलों की तरह उसकी ओर भाग रहे थे। जब नाव काफी करीब आ गई तो उनमें से एक कूद गया और घुटनों तक गहरे पानी से होते हुए सूखी जमीन पर भाग गया। फिर वह आदमी फ्रांसिस्को पर चिल्लाने लगा, लेकिन जब तक वह आदमी करीब नहीं आ गया तब तक वह समझ नहीं पाया कि वह क्या कह रहा था। फ्रांसिस्को को जो पता चलने वाला था वह उसे पागलों की तरह अपने जहाज की ओर वापस जाने के लिए मजबूर कर देगा। लगभग 1 साल पहले 28 अक्टूबर 1628 को फ्रांसिस्को ने डच द्वीप टेक्सेल से जहाज़ों के एक बेड़े का नेतृत्व किया जो अफ्रीका के दक्षिण की ओर जा रहा था। इन 8 जहाज़ों का स्वामित्व डच ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था, जिसे VOC के नाम से भी जाना जाता है, जो इसके डच अनुवाद का संक्षिप्त रूप है। उनका गंतव्य ईस्ट इंडीज मसाला व्यापार का राजधानी शहर था, बटाविया नामक एक शहर जो आज इंडोनेशिया का जकार्ता है। संयोग से बेड़े के प्रमुख जहाज का नाम भी बटाविया था। यात्री सवार थे जिनमें से कई पत्नियां थीं जो बटाविया में अपने पतियों से मिलने के लिए यात्रा कर रही थीं। जहाज खुद उसी वर्ष बनकर तैयार हुआ था और यह 150 फीट लंबा था और इसमें 26 तोपें लगी हुई थीं। हालांकि यह युद्धपोत नहीं था, इसे विशेष रूप से मसाला व्यापार के लिए बनाया गया था। 17वीं और 18वीं शताब्दी में डच मूल रूप से मसाला व्यापार के मालिक थे, इसलिए अफ्रीका के आसपास और हिंद महासागर में जाने वाला मार्ग परिचित था, लेकिन फिर भी खतरनाक था। कभी कभी व्यापार मार्ग खतरनाक हो सकता था क्योंकि हिंद महासागर के गर्म पानी में तूफान और चक्रवात आते थे, और विशेष रूप से पूर्व की ओर नौकायन करना भी एक चुनौती थी क्योंकि जहाज़ों को हवा के ठीक विपरीत दिशा में जाना पड़ता था। इसलिए मौसम के खतरों और गलत अनुमान लगाने के जोखिम के बीच सफल यात्रा सुनिश्चित करने में मदद करने के लिए VOC ने एक जहाज भेजने के बजाय बेड़े में नौकायन करना चुना।
इसका मतलब यह भी था कि माल के लिए ज्यादा जगह होगी। शुरुआत से ही यह विशेष यात्रा अच्छी शुरुआत नहीं कर पाई। जहाजों के उत्तरी सागर से निकलने से पहले ही वे तूफान और उबड़-खाबड़ समुद्र की चपेट में आ गए, जिससे बेड़ा बिखर गया और आगे बढ़ने के लिए केवल 3 जहाज ही बचे। बटाविया पर फ्रांसिस्को ने 5 लापता जहाजों के लिए योजनाओं को बदलने की पूरी कोशिश की, लेकिन वे जितने मसाले वापस ला पाए, उनकी मात्रा काफी कम हो गई थी। कार्गो क्षमता के इस नुकसान के अलावा वीओसी की कमान संरचना अनोखी थी और कप्तानों के लिए तनाव पैदा करती थी। अन्य सभी जहाजों का अपना कप्तान था, लेकिन बाताओं पर सवार 2 थे, फ्रांसिस्को और एक अन्य व्यक्ति जिसका नाम एरियन जैकब्स था। फ्रांसिस्को बेड़े का कमांडर था, इसलिए यह स्वाभाविक था कि वह प्रमुख जहाज पर होगा, लेकिन यह वीओसी की नीति थी कि हर नाव में एक समर्पित कप्तान होना चाहिए, जिसमें प्रमुख जहाज भी शामिल है। यह भी नीति थी कि प्रमुख जहाज का कप्तान बेड़े का कप्तान नहीं हो सकता, और इसके विपरीत, इसलिए इसका मतलब था कि डिफ़ॉल्ट रूप से प्रमुख जहाज पर पहले से ही एक स्वाभाविक शक्ति संघर्ष था, और यह इस यात्रा पर और भी अधिक सच था क्योंकि फ्रांसिस्को और एरियन का थोड़ा इतिहास था। 2 साल पहले इन्हीं कर्तव्यों का पालन करते हुए एक रात एरियन बहुत ज्यादा नशे में हो गया और दूसरे लोगों के सामने फ्रांसिस्को पर मौखिक हमले करने लगा। फ्रांसिस्को ने इसे अपने अधिकार के लिए एक चुनौती के रूप में लिया, और लोगों के बीच अपनी प्रतिष्ठा से समझौता करना कुछ ऐसा नहीं था जिसे उसने हल्के में लिया। इसलिए जब बेड़ा नीदरलैंड वापस लौटा तो फ्रांसिस्को ने सार्वजनिक रूप से एरियन को फटकार लगाई। इसके बाद दोनों में से किसी ने भी दूसरे पर भरोसा नहीं किया, लेकिन अब वे एक ऐसे बेड़े को वापस पाने के लिए एक दूसरे पर निर्भर होने के लिए मजबूर थे जो आधे से ज्यादा इंडोनेशियाई लोगों के पास सिमट गया था। नामक एक जूनियर व्यापारी के साथ विद्रोह की साजिश रच रहा था। जेरोनिमस नाविक नहीं था, लेकिन वह वीओसी के भीतर एक उच्च पदस्थ अधिकारी था, और यह उसे एरियन का दूसरा कमांडर बनाने के लिए पर्याप्त था। अब यह देखते हुए कि यह सब कितने समय पहले हुआ था, जेरोनिमस का जहाज पर होने का मूल उद्देश्य विवादित है, लेकिन एक अफवाह थी कि वह कुछ विधर्मी धार्मिक विश्वासों के लिए गिरफ्तारी से बचने के लिए यात्रा में शामिल हुआ था। जाहिर है, जेरोनिमस को एक चित्रकार की कला के प्रति जुनून के लिए जाना जाता था, जिसने दावा किया था कि उसकी पेंटिंग उसके और आत्मा की दुनिया के बीच सहयोग थी। इस कलाकार को अंततः विधर्म के लिए कैद कर लिया गया था, और जेरोनिमस ने उसे एक तरह का रोल मॉडल माना। उसने जहाज पर भी इन विश्वासों को छिपाने के लिए कुछ नहीं किया, जिससे उसे संभावित सहयोगियों की पहचान करने का मौका मिला जो समान विचार साझा करते थे। लेकिन ये मान्यताएं और भी भयावह हो गईं। जहाज पर होने और विद्रोह का आयोजन करने से जहाज को किसी दूर दराज के इलाके में ले जाना और शासक के रूप में उसके साथ एक नई कॉलोनी शुरू करना संभव हो जाता, और इसलिए जेरोनिमस ने इस योजना में भाग लेने के लिए विद्रोहियों की भर्ती करने में बहुत समय बिताया। इस योजना में कई चालक दल के सदस्यों को जहाज पर मौजूद एक अमीर विवाहित महिला पर हमला करने के लिए कहा गया था। लक्ष्य यह था कि चालक दल के सदस्य को इस कृत्य में या उसके बाद पकड़ा जाए, जिस बिंदु पर एरियन और जेरोनिमस पुरुषों को यह समझाने का काम करेंगे कि फ्रांसिस्को की सजा कठोर और अनुचित थी, जिससे विद्रोह हो सकता है। फिर बैटाविया दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन के पास केप ऑन गुड होप में आपूर्ति लेने के लिए रुका, और जहाज के रवाना होते ही विद्रोह की योजना शुरू हो गई। और हिंद महासागर में प्रवेश करने के तुरंत बाद एक तूफान आया और अंतिम 3 जहाजों को अलग कर दिया। जब मौसम साफ हुआ तो बैटाविया अकेला था, और फ्रांसिस्को को एहसास हुआ कि उन्हें इसी तरह हिंद महासागर को पार करना है। अपने अंतिम गंतव्य से पहले समय समाप्त होने के साथ एरियन और जेरोनिमस को एक योजना बी की आवश्यकता थी। इसलिए जब एरियन ने जहाज को केप ऑफ गुड होप से प्रस्थान करने का आदेश दिया, तो उसने जानबूझकर जहाज को उसके इच्छित मार्ग से अलग करना शुरू कर दिया, और इसे मापने के लिए कोई वस्तुनिष्ठ उपकरण न होने के कारण फ्रांसिस्को एक बार फिर इस बात से अनजान था कि उसके आसपास क्या हो रहा था। फिर 4 जून 1629 की सुबह के समय कप्तान अपने बिस्तर पर सो रहा था, जब बटाविया अचानक और हिंसक रूप से एक जबरदस्त शोर के साथ रुक गया। अब जहाज को नष्ट करना उस योजना का हिस्सा नहीं था,
जो एरियन और जेरोनिमस ने बनाई थी। रास्ते से भटकने का इरादा या तो फ्रांसिस्को को एक अयोग्य कमांडर के रूप में चित्रित करना था या बेहतर योजना के साथ आने के लिए खुद को और समय देना था। वास्तव में जो हुआ वह एरियन द्वारा अपने नए मार्ग के लिए डेड रेकनिंग की गलत गणना का परिणाम था और जहाज हॉटमैन अब्रोलहोस द्वीपों में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तट से कुछ दूर मॉर्निंग रीफ में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटना के दौरान मुट्ठी भर चालक दल, सैनिक और यात्री टूटे हुए पतवार के माध्यम से समुद्र में समा गए और फिर कभी नहीं देखे गए। ये आने वाले कई लोगों में से सिर्फ पहला होगा। इस बीच बटाविया मरम्मत से परे क्षतिग्रस्त हो गया था और यह पहली यात्रा इसकी आखिरी यात्रा होगी। दुर्घटना के तुरंत बाद इन जहाज़ों की लंबी नावें तैनात की गईं और चालक दल के सदस्यों ने लोगों को उनके उत्तर पश्चिम में एक द्वीप पर पहुंचाना शुरू कर दिया। सूर्योदय तक लगभग 180 लोग, जिनमें 30 महिलाएं और बच्चे शामिल थे, बीकन द्वीप पर अपेक्षाकृत सुरक्षित थे। उस सुबह फ्रांसिस्को ने पानी और भोजन के लिए क्षेत्र की खोज का आदेश दिया, जबकि उसने दूसरों को जहाज से जो कुछ भी बचा सकते थे उसे बचाने का निर्देश दिया। दुर्भाग्य से जो कुछ भी एकत्र किया जा सका वह केवल कुछ बैरल बिस्कुट और थोड़ा पानी था। मलबे में मरने वाले लोगों की संख्या के बारे में अनुमान अलग-अलग हैं, लेकिन यह माना जाता है कि यह 30 से 50 के बीच था, जिसका अर्थ है कि कुछ बिस्कुट और पानी बहुत लंबे समय तक लगभग 300 लोगों के जीवित रहने का समर्थन नहीं करने वाले थे। यह एक द्वीप से ज्यादा एक बाहरी हिस्सा था। इसका क्षेत्रफल लगभग 13 एकड़ है और वह सारा क्षेत्र मूल रूप से सिर्फ रेत और छोटी झाड़ियां हैं। और यद्यपि यह ऑस्ट्रेलियाई मुख्य भूमि से लगभग 50 मील पश्चिम में 122 द्वीपों की एक श्रृंखला का हिस्सा है, लेकिन अधिकांश श्रृंखला कमोबेश बीकन द्वीप के समान दिखती है। इसका मतलब था कि फ्रांसिस्को को जल्दी से कुछ पता लगाना था, अन्यथा वे सभी भूखे मरने लगेंगे। इसलिए अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उन्होंने एक योजना बनाई कि एक लॉन्गबोट को मुख्य भूमि ऑस्ट्रेलिया में भेजा जाए ताकि यह देखा जा सके कि क्या वहां जीवित रहना आसान होगा। अगली रात फ्रांसिस्को ने एरियन सहित 48 लोगों को ऑस्ट्रेलिया के लिए एक मार्ग पर वापस हिंद महासागर में ले जाया। वहां की यात्रा असाधारण नहीं थी और फ्रांसिस्को ने तुरंत आसपास की खोज के लिए लोगों को संगठित किया। दुर्भाग्य से घंटों की खोज के बाद मुख्य भूमि बहुत बेहतर नहीं थी, इसलिए फ्रांसिस्को को एक और निर्णय लेना पड़ा। वह या तो बीकन द्वीप पर वापस लौट सकता था और फिर से संगठित हो सकता था, या लॉन्ग बोट को उत्तर की ओर बटाविया की ओर मोड़ सकता था, जो 1800 मील से अधिक दूर था और सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद कर सकता था। समस्या यह थी कि उनके पास जिस प्रकार की लॉन्ग बोट थी वह लंबी यात्राओं के लिए नहीं बनी थी। उबड़ खाबड़ पानी से होकर जाने की तो बात ही छोड़िए। जहाज की यह शैली एक लंबी नाव की तरह थी। पानी के नीचे और उसमें सवार लोगों को मौसम से बचाने के लिए कुछ भी नहीं था। यह मूल रूप से सिर्फ डूबते जहाज से लोगों को किसी तरह की सुरक्षा में लाने के लिए डिजाइन किया गया था और इससे ज्यादा कुछ नहीं। साथ ही बिना आपूर्ति के बीकन द्वीप पर वापस जाना सभी के लिए संभवतः अंत होने वाला था, या तो निर्जलीकरण या भूखमरी से। अगर वे इंडोनेशिया के लिए प्रयास करते और सफल नहीं होते तो कम से कम वे खुद को और दूसरों को बचाने की कोशिश करते हुए मर जाते। इसीलिए इस पर फ्रांसिस्को ने अपना मन बना लिया। वे इंडोनेशिया पहुंचने वाले थे या कोशिश करते हुए मर जाते। और जबकि वाउटर के कार्य जेरोनिमस द्वारा किए गए कृत्यों की तरह ही जघन्य थे, फ्रांसिस्को ने उसे बटाविया लाने का फैसला किया। और जब उसका मुकदमा पूरा हो गया तो उसे जेरोनिमस के साथ गठबंधन करने वालों में से सबसे बुरी सजा दी गई। उसे टूटने वाले पहिए की सजा सुनाई गई। पहिए पर टूटना, जैसा कि इसे कहा जाता था, एक पाप माना जाता था। उस समय की सबसे भयानक सजा थी और यह वास्तव में एक भयानक सजा थी। जितना संभव हो सके उतना वर्णनात्मक न होने के लिए सार यह है कि दोषी को इस हद तक घायल कर दिया जाता था कि उसे एक बड़े पहिए से बांधा जा सकता था, जहां पहिए के घूमने पर और सजा दी जाती थी। आखिरकार इसे दर्शकों की भीड़ के ऊपर आग लगा दी जाती थी। अजीब बात यह है कि अगर सजा के दौरान दोषी किसी भी समय पहिए से गिर जाता था तो इसे भगवान की दया दिखाने और अपराधी को जीवित रहने के लिए छोड़ने का संकेत माना जाता था। हालांकि वाउटर पहिए से मजबूती से जुड़ा रहा। जहां तक एरियन का सवाल है,
उसे बटावियन अधिकारियों ने शारीरिक रूप से दंडित किया था, लेकिन फिर भी उसने अपने खिलाफ लगाए गए किसी भी आरोप को कभी स्वीकार नहीं किया। इसलिए उसे अंततः सबूतों के अभाव में बख्श दिया गया। वीबे को विद्रोहियों से लड़ने और जेरोनिमस को पकड़ने में उनकी बहादुरी के लिए सम्मानित किया गया था और परिणाम स्वरूप उन्हें एक उच्च सैन्य पद पर पदोन्नत किया गया था। इस द्वीप को इसके अनौपचारिक नाम विबे हेस द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। आज पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई तट पर विबे की एक मूर्ति पाई जा सकती है और उनके द्वारा बनाए गए किले के अवशेष अभी भी द्वीप पर मौजूद हैं। ऐसा माना जाता है कि यह ऑस्ट्रेलियाई भूमि पर बनी सबसे पुरानी यूरोपीय संरचना है। फ्रांसिस्को दूसरों की मदद करने और उन्हें बचाने के अपने सभी प्रयासों के बावजूद एक जांच के अधीन था, जिसने उसे नेतृत्व की कमी के लिए फटकार लगाई और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होने से पहले कमान स्थापित नहीं की। लेकिन दुर्भाग्य से यह निर्धारित किया गया कि वह अभी भी त्रासदी के लिए आंशिक रूप से दोषी था। उसकी प्रतिष्ठा पूरी तरह से बर्बाद हो गई, उसकी संपत्ति जब्त कर ली गई और वह दूसरों के साथ बटाविया लौटने के 1 साल के भीतर एक अनिर्दिष्ट बीमारी से मर गया। जब यह अक्टूबर 1628 में नीदरलैंड से निकला तो यह 322 और 341 लोगों के साथ ऐसा किया। उनमें से केवल 122 ही बटाविया पहुंच पाए। ऐसा माना जाता है कि जेरोनिमस कम से कम 109 लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार था। कुछ अनुमानों के अनुसार यह संख्या 125 तक है। बाकी लोग या तो बीमारी, भूखमरी या शुरुआती जहाज दुर्घटना के कारण मारे गए थे। बटाविया का मलबा 1963 में खोजे जाने तक समय के साथ खो गया था और धनुष के अवशेष अब पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया संग्रहालय में देखने को मिलता है।